गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राग्ञ शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं कुही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट के लेसन नंबर 3 की, जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा, प्रीवियस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर जो कि एक कहानीकार के बारे में है। जैसा कि पाठ का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, कि ईश्वरन नाम का एक कहानीकार। तो आर के नारायणन इस कहानी में बतलाते हैं कि ईश्वरन नाम का एक व्यक्ति है। वह व्यक्ति एक अन्य दूसरे व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र है, उसके लिए कहीं ना कहीं एज ए नौकर के रूप में काम करता है। महेंद्र जो कि किसी एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता है। तो महेंद्र के साथ कुछ चीजें होती हैं, वो किस प्रकार होती हैं आर के लक्ष्मण ने उनका वर्णन किया है। आर के लक्ष्मण बतलाते हैं कि महेंद्र सुपरवाइजर की नौकरी करता है और उसका काम में विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट, जो निर्माणाधीन स्थल होते हैं, निर्माणाधीन जो जगह होती हैं, उन जगहों पर देखरेख करने का होता है। His job was to keep an eye, कि उसका जो काम होता है वह निर्माणाधीन जो स्थल होते हैं उनकी निगरानी करने का, उनकी देखरेख का होता है। तो उसको समय समय पर कभी ब्रिज वाली जगह पर जाना पड़ता है, कहीं किसी मॉल का निर्माण हो रहा है तो वहां जाना पड़ता है, कहीं किसी डैम का निर्माण हो रहा है तो वहां जाना पड़ता है। और यहां तक कि जैसा कि उसको उसकी संस्था का, उसकी कंपनी का आदेश मिलता है, वह उनके आदेशानुसार ऐसी जगह भी जाकर के नौकरी करता है जहां आने वाले समय में किसी एक नई चीज का निर्माण होना संभावित हो। फिर आर के लक्ष्मण बताते हैं कि ईश्वरन नाम का जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति इस महेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ इतना ज्यादा लगाव रखता है, इतना ज्यादा घुल मिल जाता है कि जहां कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती है, जहां कहीं भी महेंद्र का तबादला होता है, यह ईश्वरन नाम का व्यक्ति बिना किसी शिकवा शिकायत के महेंद्र के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है। ईश्वरन महेंद्र के लिए, अर्थात अपने मालिक, अपने बॉस के लिए खाना बनाने का काम करता है, उसके रहने वाली जगह की साफ सफाई का काम करता है, उसके कपड़े आदि को धोने का काम करता है, और यहां तक कि रात्रि के समय वह अपने बॉस महेंद्र के साथ बैठकर बातचीत करने का, कहानी किस्से सुनाने का काम करता है। फिर आर के लक्ष्मण ने बताया कि ईश्वरन नाम का जो व्यक्ति है, अर्थात जो महेंद्र के लिए नौकर की तरह काम करता है, उस व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत क्षमता है, एक अद्भुत क्वालिटी, एक अद्भुत गुण है। और वो गुण क्या है? वो गुण ये है कि ईश्वरन नाम का जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी भी विषय पर, किसी भी एक टॉपिक पर अनंत, बहुत लंबी लंबी कहानियां या किस्से सुनाने में माहिर है। आप इस ईश्वरन के सामने किसी एक वाक्य को छेड़ दीजिए, किसी एक वाक्य की शुरुआत कर दीजिए, ना के बराबर समय में ही यह उस वाक्य से संबंधित किसी कहानी को, किसी किस्से को अपने मन में गढ़ता है और उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। यह इसके अंदर एक विलक्षण, एक अद्वितीय गुण है। फिर आर के लक्ष्मण बताते हैं कि इस व्यक्ति में एक और गुण है, और वो गुण ये है कि यह व्यक्ति एक ऐसी वीरान जगह, जहां पर मीलों तक किसी भी प्रकार का मकान या दुकान नजर नहीं आती है, उस वीरान जगह पर भी ताजी सब्जियां और खाद्य सामग्री के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, खाद्य सामग्री के जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को उपलब्ध कराने में भी बड़ा माहिर होता है। कोई भी नई जगह जहां पर महेंद्र की पोस्टिंग होती है, उस नई जगह पर पहुंचने के 1 घंटे के भीतर भीतर यह वहां पर अनेक प्रकार की ताजी सब्जियों से बनाए गए पकवानों को बनाकर तैयार कर देता है। तो महेंद्र जो है वो भी इसके साथ लगाव रखता है। महेंद्र इसकी कहानी और किस्सों को बिना किसी क्रिटिकल कमेंट से, बिना किसी आलोचनात्मक टिप्पणी के चुपचाप बैठकर सुनता रहता है और अपने आप को आनंदित करता रहता है। कहानी आगे बढ़ती है। आर के नारायणन बतलाते हैं कि महेंद्र जो है सुबह जल्दी उठता है, जल्दी उठ करके नहाता धोता है और नहा धो करके नाश्ता करने के बाद घर से काम के लिए निकल जाता है।
ईश्वरन जो इसका रसोइया है वह कुछ नाश्ता खाना वगैरह बनाकर इसके लिए तैयार करता है और महेंद्र उस नाश्ते को भी साथ में लेकर चला जाता है। महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन जो होता है उस निवास स्थान की, अर्थात जहां पर ये दोनों मिलकर रह रहे होते हैं, उस निवास स्थान की साफ सफाई करता है और साफ सफाई करने के बाद बड़े ही आलसीपूर्ण तरीके से नहाता है। नहाने के लिए सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, पानी की अनेक बाल्टियों को अपने सिर पर एक आलसी रूप में, एक निठल्ला जो रूप होता है उस रूप में उड़ेलता रहता है और जब तक नहाता है उस दौरान ये एक विशेष प्रकार की प्रार्थना, मंत्र या गाना, आप जो वो समझ सकते हो, उसको गुनगुनाता रहता है। उसके बाद दोपहर के भोजन का समय होता है और दोपहर का ये भोजन करता है और भोजन के बाद इसको थोड़ा सा नींद लेने की आदत है, ये थोड़ा सा ओंगता है। तो आर के लक्ष्मण कहते हैं कि ईश्वरन जो ये रसोइया है यह ओंगने से पहले कुछ किताबें पढ़ने का शौकीन है, ये पढ़ाई का काम करता है, किताबों को पढ़ता है। वो किताबें जिनको ये पढ़ता है वो किताबें सैकड़ों पन्नों की तमिल भाषा में लिखी हुई पुस्तकें होती हैं जो कि पूरी तरह से सस्पेंस से, पूरी तरह से थ्रिल से भरी हुई होती हैं। अर्थात ये रोमांचकारी जो किताबें होती हैं, सस्पेंसफुल जो किताबें होती हैं, उनको पढ़ने का शौकीन होता है। इससे आगे की कहानी क्या है, इससे आगे कहानी में आर के लक्ष्मण ने क्या बतलाया है, इसको जानने के लिए आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें जिससे कहानी अपन को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए उस बिंदु से आगे आर के लक्ष्मण ने क्या कहा है। आर के लक्ष्मण कहते हैं हिज ओन डिस्क्रिप्शन, हिज ओन डिस्क्रिप्शन, ओन का मतलब स्वयं का, निज, हिज ओन डिस्क्रिप्शन, उसका स्वयं का वर्णन, डिस्क्रिप्शन वर्णन, उसका स्वयं का वर्णन, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा प्रभावित था। अर्थात वो जो कोई भी वर्णन करता था, जिस किसी भी कहानी को विस्तार पूर्वक सुनाता था, वो सुनाने का गुण, वो वर्णन करने के जो तरीके थे, वो तरीके वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, अत्यधिक रूप में प्रभावित थे बाय द तमिल ऑथर्स, तमिल लेखकों से, दैट ही रीड, जिनको वह पढ़ता था। जैसा कि मैंने अभी 2 सेकंड पहले बताया कि यह तमिल भाषा की किताबों को पढ़ता था जो कि रोमांच से और सस्पेंस से भरी हुई होती थी। तो उनको पढ़ पढ़ के इसकी आदत भी बिल्कुल उन्हीं किताबों की तरह हो गई। ये जब भी किसी बात का वर्णन करता तो वह बात पूरी तरह से उन तमिल लेखकों की किताबों में दर्शाई गई होती थी, उसी तरीके से हुआ करती थी। When he was narrating even the smallest of incident, कि जब कभी he was narrating, वो वर्णन करता था smallest of incident, छोटी से छोटी घटना का, smallest of incident, कि जब कभी ईश्वरन छोटी से छोटी घटना का वर्णन करता, he would try to work in suspense, he would try, तो वह कोशिश करता, उसकी कोशिशें ये रहती कि इन सस्पेंस के संदेह बना रहे एंड सरप्राइज, और कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक एंडिंग, अंत हो, इनटू द अकाउंट, उसके अकाउंट वर्णन का। यहां अकाउंट का मतलब भी क्या है, वर्णन, अपन कह सकते हैं कहानी, किस्सा या वाक्य, कि जब भी वो किसी छोटी से छोटी घटना का वर्णन करता तो इसकी कोशिशें हमेशा ये रहती कि उसके वर्णन का जो अंत है वह अंत कैसा है, वह अंत सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक हो और सस्पेंसफुल, संदेह से भरा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आर के लक्ष्मण बताते हैं कि देखिए वो किस तरीके से करता है। तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने की बजाय, जैसा होता है ना कि ऐसा करने की बजाय या ऐसा कहने की बजाय, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, ऐसा कहने की बजाय, दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। समझो, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिलना, ठीक है। अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब होता है उखड़ा हुआ, और हाईवे तो आप जानते ही हो, मुख्य सड़क, राजमार्ग। कि देखिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ऐसा कहने की बजाय कि he had come across an uprooted tree on the highway, कि उसे राजमार्ग पर एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला। एक सामान्य सी घटना है, पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 मिनट थोड़ा समझाना चाहूंगा कि एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। अपन कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अचानक ही सड़क पर अपन को उखड़ा हुआ पेड़ मिल जाए और उसके कारण अपन को थोड़ी सी परेशानी हो,
तो इस घटना को लगभग 10 या 5 दिन के बाद अपन किसी व्यक्ति को सुनाएं तो एक नॉर्मली बहुत सहज रूप में, बहुत सामान्य रूप में अपन सुना देते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, मैं सड़क से जा रहा था, थोड़ी सी हवा चली और अचानक ही एक सड़क पेड़ टूटा और सड़क पर गिर गया, फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई और मैं बचकर वहां से निकला। सामान्य है। अगला आदमी भी नॉर्मल बिहेव करेगा, अगला आदमी भी ऐसे नहीं कि एकदम रोमांचकारी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल तरीके से अपन ने सुना ही और एक सहज तरीके से उसने सुनी है। लेकिन अगर इसी बात को अपन कहें और सुन एक बार क्या हुआ, एक बार पता है बात बताऊं क्या हुआ कि एक बार मैं सड़क से जा रहा, अंधेरा ही अंधेरा था और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा अचानक ही मैंने देखा सड़क पर पता नहीं जाने इतनी बड़ी काली सी चीज दिखी और उसके ऐसे बाल से थे और उसमें जैसे ही हल्की सी हवा चली वो बाल से लहरने लगे और मैं डर गया, मेरी घिघी बंध गई। तो सामने वाले के दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़ेगा? सामने वाला सोचेगा पता नहीं आगे जाने क्या हुआ होगा, राम जाने आगे क्या घटना घटी होगी। वो अपनी बात को और ज्यादा सुनने के लिए ललायत होगा, वो वहां से जाएगा नहीं, वो ये सोचेगा कि अंत में क्या हुआ, इस चीज का मैं पता कर लूं अभी। उसके अंदर उसके अंत की ललक बनी रहेगी। फिर अपन उससे कहेंगे मैं उसके पास में गया और जब पास में गया तो उसने एकदम अपना हाथ सा निकाला, ऐसा लगा जैसे हाथ सा है। मैं डर गया और डर के वहां पे ही खड़ा रह गया। फिर मैंने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद फिर मैं उसके पास में गया तो अचानक वो हिलता सा नजर आया, मेरे को और ज्यादा डर लगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मोबाइल से रोशनी मारी उस पर, मैंने देखा पेड़ गिरा हुआ पड़ा था। फिर जब जाके सामने वाला कहेगा धत तेरे की है, मर जा तू, क्या है जब से तेने टेंशन दे दी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक तरीका होता है ना किसी भी चीज को वर्णन करने का। तो उसी प्रकार आर के लक्ष्मण बताते हैं ईश्वरन कैसे प्रस्तुत करता है किसी भी चीज को कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि राजमार्ग पर उसे एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला, ये कहने की बजाय ही वुड से, वो क्या कहा करता था, वो कहा करता था विद आईब्रो सुटेबली अर्च। आईब्रो का मतलब बहों, बरौनिया, बौहें, अपनी बौहों को, अपनी बरौनियों को सुटेबली, उपयुक्त तरीके से, अर्च का मतलब होता है तानना, फैलाना, अपनी बरौनियों को, अपनी बौहों को उपयुक्त तरीके से तानते हुए, एंड और हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय और जेस्चर का मतलब होता है भाव भंगिमाएं, हाव भाव, कि अपनी बरौनियों को पूरी तरह से उपयुक्त तरीके से तानते हुए, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को एक नाटकीय तरीके से, नाटकीय भाव भंगिमा में फैलाते हुए वो ये कहता था द रोड वाज डेजर्टेड। क्या कहता था? रोड वाज डेजर्टेड, सड़क एकदम डेजर्टेड, वीरान, सुनसान, कि सड़क एकदम सुनसान थी। एंड और आई वाज ऑल अलोन, मैं पूरी तरह अकेला था, दूर दूर तक सड़क पर कोई नहीं था, सड़क सुनसान थी और मैं कतई अकेला था। सडनली, अचानक ही, आई स्पॉटेड समथिंग, स्पॉटेड निगाह पड़ना, दिखाई देना, नजर आना, अचानक ही आई स्पॉटेड समथिंग, मेरी किसी चीज पर निगाह पड़ी, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुजी बीट्स, जिस चीज पर मेरी निगाह पड़ी, लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुजी बीट्स, एक बहुत ही इनॉर्मस का मतलब विशाल काय, एक बहुत ही विशाल काय, बुझी का मतलब होता है बालों युक्त, एक बहुत ही विशाल काय बालों युक्त, बीट्स का मतलब होता है जानवर, प्राणी। ठीक है, समझना कि आई स्पॉटेड समथिंग, मेरी एकदम किसी चीज पर निगाह पड़ी और वह चीज लुक लाइक एन इनॉर्मस बुजी बीट्स, एक विशाल काय बालों युक्त, बालों वाले जानवर के रूप में नजर आई, लेइंग स्प्रेवर्ड अक्रॉस द रोड, जो कि स्प्रेवर्ड का मतलब होता है फैल पसर करके, पूर्ण लंबाई चौड़ाई में, कि वह बालों वाली विशालकाय जो चीज थी वह चीज स्प्रेवर्ड, फैल पसर करके, लेइंग पड़ी हुई थी, अक्रॉस द रोड, सड़क के बीचों बीच। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड का मतलब होता है धारणा बनाना, मन बनाना। क्या होता है? धारणा करना, मन मनाना, कि आई वॉज हाफ इंक्लाइंड,
मैंने हाफ इंक्लाइंड आधा मन बना लिया टू टर्न लौट कर गो बैक वापस आने का। कि जैसे ही मैंने उस चीज को देखा, वो विशालकाय लंबे लंबे बालों वाली चीज जो सड़क के बीचों बीच फैल पसर करके पड़ी हुई थी, उसको देखते ही मैं थोड़ा सा डरा और डर करके आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मैंने मुड़कर वापस जाने का विचार बना लिया। बट लेकिन एज आई केम क्लोजर, लेकिन एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंचा, आई सा, मैंने देखा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि वह तो एक फॉलन ट्री, गिरा हुआ पेड़ था, एक उखड़ा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज, उसकी सूखी शाखाएं स्प्रेड आउट, इधर उधर फैली हुई थीं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, इस बिंदु पर कि जब उसने वो पूरी बात सुना दी कि मैं जब पास में गया तो मैंने जाकर देखा कि वो तो कुछ और ही था, एक गिरा हुआ पेड़ था जिसकी शाखाएं इधर उधर फैली थी, जो दूर से मुझे एक विशालकाय जानवर के रूप में नजर आ रही थी। तो महेंद्र ने सोचा, रे पता नहीं, मैं तो सस्पेंस में था कि क्या हुआ होगा। तो ऐसा सुनने के बाद महेंद्र जो है वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ, अपने आप को थोड़ा पीछे करता, इन हिज कैनवास चेयर, अपनी कैनवास की कुर्सी पर, एंड और लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स, ईश्वरन की कहानियों को अनक्रिटिकली, बिना किसी टीका टिप्पणी के, क्रिटिकली आलोचनात्मक टिप्पणी, बिना किसी कमेंट के, बिना किसी टीका टिप्पणी के, टोका टाकी के सुनता रहता। क्लियर है? इससे आगे चलते हैं कि आगे आर के लक्ष्मण ने क्या कहा है। तो इसको स्लाइड अप कर लेता हूं जिससे अपन को अच्छी तरह से दिखे कि महेंद्र बिना किसी टीका टिप्पणी के, बिना किसी विरोध के उसकी कहानियों को लगातार सुनता रहता। आगे देखिए, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फ्रॉम टिम्बर। अब एक दूसरी चीज है कि द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फ्रॉम टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन कहना प्रारंभ करता। अब दोबारा बता रहे हैं आर के लक्ष्मण के कहानी किस तरीके से सुनाया करता था, कैसे बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता था। तो ईश्वरन कहना प्रारंभ करता, क्या कहता, द प्लेस, वह जगह, वो जगह, आई केम फ्रॉम, जहां से मैं आया हूं, इज फेमस फॉर टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी, फेमस फॉर टिम्बर, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, या अपन ये कह सकते हैं लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन सुनाता महेंद्र को कि सुनो सर, जो जगह मैं आया हूं वो जगह इमारती लकड़ी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहां पर, कहां पर, वहां जहां मैं रहता था, जहां से मैं आया हूं, वहां पर रिचली वुडेड फॉरेस्ट, रिचली घना, रिचली घना, कि रिचली वुडेड फॉरेस्ट, घना लकड़ियों का जंगल है, ऑल अराउंड, चारों तरफ। द लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है लकड़ी के गट्ठे, मोटे मोटे गट्ठे जो होते हैं, कि द लॉक्स, लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठे, आर होल्ड का मतलब लादना, आर होल्ड, लादे जाते हैं, ऑन टू द लॉरीज, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बाय एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा। अब आप अंदाजा लगा लो कैसा जंगल होगा और कितना घना होगा कि वहां पर जब लकड़ी कटती है तो लकड़ी के मोटे मोटे जो गट्टे होते हैं, उन गट्टों को हाथियों की सहायता से बड़ी बड़ी लॉरीज में, गाड़ियों में लादा जाता है। दे आर हुज बेल फीट बीट्स, बे ह्यूज, बड़े बड़े, भारी भरकम, बेल फीट का मतलब हष्ट पुष्ट, बीट्स प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, कि वो हाथी जो कि लकड़ी के गट्टों को बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लादने का काम करते हैं, वो हाथी पूरी तरह से बेल फीट, हष्टपुष्ट और विशालकाय शरीर के होते हैं। व्हेन दे टर्न्ड वाइल्ड, और जब वे टर्न्ड वाइल्ड, पागल हो जाना, व्हेन दे टर्न्ड वाइल्ड, और जब वो टर्न वाइल्ड, पागल हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत, तो मोस्ट एक्सपीरियंस महावत, अनुभवी से अनुभवी महावत, महावत कौन होता है, हाथी को चलाने वाला, जैसे कार को चलाने वाला ड्राइवर, ठीक, किसी चीज पर सवारी करने वाला राइडर, हाथी को चलाने वाला महावत,
कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत, अच्छे से अच्छा, अनुभवी से अनुभवी महावत भी इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, उनको नियंत्रित करने के लायक नहीं होता, उनको नियंत्रित नहीं कर पाता है। इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, उन हाथियों को नियंत्रण में नहीं ला पाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रकार के प्रोलॉग वृतांत के बाद, इस प्रकार की शुरुआत के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एक्नेडॉट, ईश्वरन वुड लॉन्च, ईश्वरन प्रारंभ कर देता एन एलोबरेट एक्नेडॉट, एक एलोबरेट विस्तारपूर्ण किस्से को इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसमें एक हाथी होता। बैठी समझ में कि इस प्रकार की बात को करने के बाद ईश्वरर हाथी से संबंधित या हाथी को शामिल करते हुए एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा किस्सा प्रारंभ कर दिया करता। क्या करता सुनिए। वन डे ए टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टस्कर नर हाथी, टस्कर कि वन डे एक दिन, अ टस्कर एक नर हाथी, एस्केप बच निकला, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड इमारती लकड़ियों के बाड़े से, यार्ड बाड़ा क्षेत्र, कि एक दिन एक नर हाथी इमारती लकड़ियों के बाड़े से बच निकला। एंड और बिगेन टू रोम अबाउट, रोम, रोम का मतलब होता है विचरण करना, आजादी से घूमना, स्वतंत्रता पूर्वक मनचाहे तरीके से घूमना। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और वो अपने मनमाने तरीके से घूमने लग गया। स्टैंपिंग ऑन बुशेज, बुशेज छोटी छोटी झाड़ियां, छोटे छोटे पेड़ पौधे, झाड़ झाकड़ के छोटी छोटी जो पेड़ पौधे झाड़ झाकड़ थे उनको स्टैंपिंग, कुचलने लग गया, रौंदने लग गया। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, क्रीपर्स का मतलब बेल, लता, और वाइल्ड जंगली, और टीयरिंग मतलब फाड़ना। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली बेलें उगी थी, जो जंगली किस्म की बेलें उग रही थी, उन बेलों को टीयरिंग, तोड़ने लग गया। क्या करने लग गया? तोड़ने लग गया, फाड़ने लग गया। एंड और ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और एट विल अपनी इच्छा से, अपने मनमाने तरीके से ब्रेकिंग ब्रांचेज पेड़ों की शाखाओं को भी तोड़ने लग गया। यू नो सर, ऐसा कहने के बाद कहता है सर, यू नो श्रीमान, आप जानते हो, आपको मालूम है, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, किस प्रकार एक हाथी का व्यवहार होता है, व्हेन इट गोज मैड, जब वो पागल हो जाता है। बड़े ही प्यार से बोलता कि श्रीमान मालूम है ना आपको कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो किस प्रकार का व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, समझना, ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप, कॉट अप, कॉट अप का मतलब होता है लिप्त हो जाना, फंस जाना, पकड़ जाना, कि ईश्वरन वुड गेट, ईश्वरन वुड गेट, वुड गेट का मतलब खड़ा होना, ईश्वरन खड़ा होता, कॉट अप, कॉट अप, और इतना ज्यादा लिप्त हो जाता, इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी की एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, कि वो कहानी सुना रहा है ना महेंद्र को, तो सुनाते सुनाते खुद की कहानी की उत्तेजना में वो इतना ज्यादा कॉटअप खो जाता, इतना ज्यादा लीन या इतना ज्यादा मग्न हो जाता, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वह कहानी सुनाते सुनाते वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से खड़ा हो जाता, एंड और जंप अबाउट, इधर उधर उछलने लगता, स्टैंपिंग हिज फीट, अपने पैरों को पटकने लगता, इन इल्यूमेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के इल्यूमेशन, नाटक के रूप में, इल्यूमेशन भ्रम के रूप में, नाटक के रूप में, नकल के रूप में, कि वह कहानी सुनाते सुनाते उसकी उत्तेजना में इतना ज्यादा दीवाना हो जाता, इतना ज्यादा लिप्त हो जाता कि वह बिल्कुल खड़ा होकर के हाथी की तरह इधर उधर भटकने लगता, पैर जमीन पर पटकने लग जाता। क्लियर है? इससे आगे चलते हैं, फिर वापस मैं स्लाइड अप कर लूं जिससे अच्छी तरह से देखे अपन को। देखिए आगे आर के लक्ष्मण कहते हैं कि फिर वो क्या करता, कहानी सुनाता, तो द एलिफेंट रीच द आउट सर्किट, कि कहानी सुनाई, खड़ा हो गया, खड़ा होकर के हाथ पैर पटक रहा है, इधर उधर हाथी की तरह हरकत कर रहा है, साइक देख तो वह पागल हाथी है इस समय, ऐसा कर रहा है। फिर कहता है कि द एलिफेंट रीच द आउट सर्किट ऑफ अवर टाउन, कि हाथी
चलते चलते इधर उधर भटकते भटकते बहुत सारी चीजों को तोड़ता फोड़ता हुआ आउट सर्किट ऑफ अवर टाउन, हमारे कस्बे के आउट सर्किट बाहरी क्षेत्र में आ गया। हमारे कस्बे के आउट सर्किट बाहरी क्षेत्र में आया। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक। और फेंस, फेंस का मतलब होता है बाड़ा, अर्थात किसी भी चीज की सुरक्षा के लिए वो अपन नॉर्मली लोहे की सलाखें या फिर बांस को गाड़ के उन पे तारबंदी कर देते हैं, वो कहलाता है बाड़ा। कि ब्रेकिंग द फेंस लाइक मैच स्टिक, और बाड़ा जो था उस बाड़े को मैच स्टिक, माचिस की तीलियों की भांति तोड़ने लगा। ही वुड कंटिन्यू, वो इस प्रकार कहानी को आगे बढ़ाता, लगातार कहता रहता। और फिर कहता आगे, इट केम इनटू द मेन रोड। ऐसा करने के बाद कि मैच स्टिक की तरह उस बाड़े को तोड़ने के बाद ही केम इनटू द मेन रोड, वह मुख्य सड़क पर आया और मुख्य सड़क पर आकर के स्मैश्ड ऑल द स्टॉल, स्मैश्ड कुचल दिया, स्मैश्ड कुचलना, चकनाचूर करना, कि मुख्य सड़क पर आकर के ऑल द स्टॉल्स, सभी दुकानें, कौन कौन सी, सेलिंग फ्रूट, जैसे तो फल बेचने वाली दुकानें, मड पॉट, मिट्टी के बर्तन बेचने वाली दुकानें, एंड क्लॉथ्स, और यहां तक कि कपड़े बेचने वाली जो दुकानें थी उन दुकानों को कुचल दिया, उनको चकनाचूर कर दिया, उनको रौंद दिया। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग बाग, पैनिक, पैनिक का मतलब होता है अचानक उत्पन्न होने वाला भय, आतंक, कि लोग बाग अचानक उत्पन्न हुए भय से, अचानक उत्पन्न हुए आतंक से हेल्टर शेल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है हड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में दौड़ने लगे। आ रही है ना समझ में, कि हाथी अचानक ही आया, अपने मनमाने तरीके से चीजों को तोड़ने लगा, दुकानों को ध्वस्त करने लगा। तो अचानक उत्पन्न हुआ जो आतंक, जो भय था, उस भय के मारे लोग बाग हेल्टर स्केल्टर, हड़बड़ी में रन, इधर उधर दौड़ने लग गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, और अब हाथी स्कूल ग्राउंड, एक विद्यालय के खेल के मैदान में, एक विद्यालय के मैदान में प्रवेश कर गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रो द ब्रिक बॉल, ब्रेकिंग थ्रो द ब्रिक बॉल, ईंट की दीवार को तोड़ते हुए। हाथी मुख्य सड़क पर विनाश करते हुए, मुख्य सड़क पर अपना आतंक फैलाते हुए एक ईंट की दीवार को, ब्रेकिंग ब्रिक बॉल, ईंट की दीवार को तोड़ते हुए एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, एक विद्यालय के मैदान में प्रवेश कर जाता है। और उस विद्यालय के मैदान में चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इनटू देयर क्लासरूम्स, सारे विद्यार्थी, सारे लड़के रैन इनटू देयर क्लासरूम, अपनी अपनी कक्षाओं में दौड़ गए, भाग गए। एंड और शट द डोर्स टाइट, दरवाजों को कसकर बंद कर लिया। शट द डोर, दरवाजों को टाइट कस करके मजबूती से बंद कर लिया। द बीट्स ग्रंटेड, द बीट्स, अब क्या होता है, अब कहानी सुना रहा है कि ग्राउंड में हाथी आ गया, ग्राउंड में आने के बाद द बीट्स ग्रंटेड, वह प्राणी जो था, अर्थात वह हाथी जो था, ग्रंटेड, चिंघाड़ा, जोर से चिल्लाया। एंड और वंडर्ड अबाउट, इधर उधर मंडराने लगा, घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के गोल का जो पोस्ट था उस पोस्ट को पुलिंग आउट, उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को तोड़ दिया, फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम, किकिंग, लात मारी, एंड फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का मतलब होता है लात मारकर चपटा करना, दबाव डालकर समतल करना, चपटा करना। कि किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम, लात मार करके चपटा कर दिया द ड्रम, उस ड्रम को, केप्ट फॉर वाटर, जो पानी भरने के लिए रखा था, अर्थात पानी भरने के लिए रखे गए ड्रम को लात मार करके उसने चपटा कर दिया, अर्थात उसे तोड़ दिया। एंड और अपरूटिंग द श्रब्स, जो छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पेड़, जो झाड़ियां लगाई गई थी उनको अपरूटिंग, उनको सूंड से उखाड़ भी दिया। मेनवाइल, उसी बीच, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ब अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल, के उसी बीच ऑल द टीचर्स, सारे के सारे अध्यापक, हैड क्लाइम्ब अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन के टेरेस, छज्जे पर या छत पर जा चुके थे। कि जब वो ऐसा कर रहा था उसी बीच जितने भी शिक्षक थे, अध्यापक थे, वो विद्यालय भवन पर, अर्थात विद्यालय की इमारत के छज्जे पर या छत पर जा चुके थे, टेरेस, छज्जा या छत।
फ्रॉम देयर, और वहां से अर्थात विद्यालय की छत से, दे हेल्पलेसली वॉच्ड, वो हेल्पलेसली असहाय होकर के वॉच्ड देखने लगे, क्या देखने लगे, द डिप्रेडेशन ऑफ द हेलीपेंट, हाथी के डिप्रेडेशन विनाशकारी लीला को, डिप्रेडेशन विनाश विध्वंस के, वहां छत पर खड़े होकर के वो हाथी की विनाशकारी लीला को हेल्पलेसली असहाय स्थिति से देखने लगे। देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, सोल का मतलब होता है आत्मा, और यहां आत्मा से मतलब है जीवित व्यक्ति। क्या है? जीवित व्यक्ति। कि देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, अब वहां नीचे ग्राउंड में, मैदान में कोई व्यक्ति नहीं था, अर्थात हर एक व्यक्ति वहां से भाग चुका था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सड़कें खाली हो गई थी। एज इफ, बिल्कुल ऐसे, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन, जैसे तो इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी, मूल निवासी, कि ऐसे सड़कें खाली हुई जैसे तो इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन, पूरे कस्बे के निवासी, हैड सडनली डिसअपीयर्ड, अचानक कहीं गायब हो गए हों। इस तरीके से सड़कें खाली हो गई उस हाथी के डर के मारे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कहानी को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसलिए आप कंटिन्यू वीडियोज को देखते रहें ताकि आपके कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।